आज की कानूनी चर्चा का विषय SC/ST एक्ट से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में प्रचलित है। इसके संबंध में नियम 1995 में बनाए गए हैं। यह बातचीत में आगे इसे अधिनियम के नाम से संबोधित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा के लिए यह संरक्षा विभेद सिद्धांत पर आधारित अधिनियम है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 11/8/89 को प्राप्त हुई थी और यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में अत्याचार की परिभाषा का उल्लेख धारा 2A में किया गया है और अत्याचार का अर्थ धारा 3 के अंतर्गत कोई भी दंडनीय अपराध के बराबर जो अपराध हैं उसके संदर्भ में किया गया है। अधिनियम में जब तक अन्यथा संदर्भित ना हो, संहिता से अभिप्राय दंड प्रक्रिया संहिता से है। इस अधिनियम में धारा 2 के अंतर्गत आश्रित से आशय, पीड़ित का नातेदार, माता पिता, पुत्र, पति सम्मिलित है। अनुसूचित जाति जनजाति का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 366 के अधीन समुद्देशित है और वही अर्थ समझे जाएंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366, 24 और 25 में बताए गए हैं। इस अधिनियम में पीड़ित की परिभाषा धारा 2(1)(ग) में है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन अधिनियम की धारा 3 में है और अत्याचार से दंडनीय जो अपराध की सजा का प्रावधान है वो धारा 3(1) व 2 में है। इस तरीके के प्रावधान का लागू होना इस प्रकार है, जब कोई परिवादी जो अनुसूचित जाति जनजाति का है उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तब यह मामला इस तरीके के अपराध के अंतर्गत आता है। इस तरीके के मामलों में अभियुक्त बचाव में इस तरीके का कोई अभिभावक नहीं ले सकता कि कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई जो शिकायत का विषय नहीं हो सकती। इस तरीके के मामलों में अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का अभिप्राय ऐसे आचरण से है जिससे दूसरे व्यक्ति को पशु का शव रखने, हटाने, खाल खींचने, बहाने या सफाई करने हेतु मजबूर करने या बेगार के लिए विवश करने, फुसलाने के अपराध से संबंधित है। ऐसे ही मकान, निवास या गांव या स्थान छोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करने के संबंध में यदि अपराध किया जाता है तो उसमें कम से कम 6 माह की सज़ा और 5 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को यदि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से दंडित कराने हेतु कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है तो उस दशा में यदि सजा का क्रियान्वयन हो जाता है तो उस व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान लागू होगा। इस तरीके के अपराधों में लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उसे कम से कम 6 माह से कम का दंड नहीं होगा। इस अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार जो भी मामले होते हैं उनमें अन्वेषण करके आरोप पत्र 60 दिन में न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। इस तरीके के मामलों में अपराधों के दुष्प्रेरण
की अवधारणा शामिल की जाएगी और जो भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों का विवरण दिया है वो इसमें लागू होंगे। और इस संबंध में अवधारणा की जाएगी जब तक कि अन्यथा कोई व्यक्ति साबित नहीं कर दे कि उसे पीड़ित व्यक्ति की जाति की पहचान का ज्ञान नहीं था। इस तरीके के अपराध की संभावना होने पर कोई व्यक्ति जो अपराध करने की संभावना रखता है उस व्यक्ति को हटाने के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा आदेश किया जा सकता है कि वो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए उस स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। और उस व्यक्ति के माप व फोटो के लिए भी उपबंध धारा 12 में किए गए हैं। और यदि वह धारा 12 के उपबंध का प्रतिरोध करता है तो उसे धारा 186 भादावी के तहत दंडनीय बताया गया है। इस तरीके के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान धारा 14 में किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्त किया जाएगा और जो सेशन न्यायालय के सक्षम का अधिकारी होगा। इस तरीके के मामलों में जहाँ की मामले कम हैं वहाँ सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के पावर दिए जाने की व्यवस्था है। इस तरीके के मामलों का निराकरण अदालत में चालान पेश होने पर 2 माह में किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के मामलों में मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट से कमिट होकर स्पेशल कोर्ट में या सत्र न्यायालय में नहीं जाते। इनका रिमांड भी विशेष न्यायालय से ही या सत्र न्यायालय से ही किए जाने का प्रावधान है। इस तरीके के अर्थात इस अधिनियम के तहत मामलों में जो भी अपील के प्रावधान हैं वो धारा 14 का के तहत बताए गए हैं और उसमें अपील तथ्य संबंधी या विधि संबंधी कोई भी प्रावधान हो उसके संबंध में किए जाने का उपबंध किया गया है। इस तरीके के मामलों में विशेष न्यायालय के किसी भी आदेश या दंडादेश के खिलाफ या अन्य कोई आदेश के खिलाफ अपील संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के न्यायालय में किए जाने का प्रावधान है। अपील बाबत यदि जमानत मंजूर करी जाती है या नामंजूर की जाती है उस दशा में भी अपील का प्रावधान है। अपील के लिए अवधि 90 दिन का प्रावधान किया गया है और विशेष परिस्थितियों में विशेष कारण और आधार बताने पर 180 दिन के अंदर अपील किए जाने का प्रावधान है और अपील का निपटारा 3 माह में किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि इस तरीके के मामलों का जब विशेष न्यायालय में विचारण होता है तो वहाँ पे उन मामलों में अभियोजन की तरफ से कौन व्यक्ति संचालन करेगा। इसके लिए इस अधिनियम की धारा 15 में उपबंध किया गया है कि विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक अभियोजन का पक्ष रखेगा। जो व्यक्ति 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय कर चुका है या कोई विधिक पद पे रहा है वो उस तरीके से योग्यता धारित करता है जो विशेष लोक अभियोजक के लिए निश्चित की गई है। और राज्य सरकार द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में पीड़ित और साक्षी के अधिकार के संबंध में अध्याय 4 का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंसा, प्रपीड़न, अभित्रास, धमकी या इसी तरीके के किसी कार्य के विरुद्ध संरक्षण का उत्तरदायित्व उठाना होगा और न्यायालय पर धारा 15 का 6 के अधीन पीड़ित के आश्रित सूचनाकर्ता साक्षियों को संरक्षण प्रदान करने का कर्तव्य अधिरूपित किया गया है। उत्पीड़न की शिकायत का अन्वेषण पृथक से किए जाने का प्रावधान है और जो 2 माह में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार पर पीड़ित साक्षियों के अधिकारों व हकों के कार्यान्वयन की समुचित स्कीम निर्दिष्ट करने का कर्तव्य
बताया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम में उप मंडल मजिस्ट्रेट यदि अत्याचार से संबंधित कोई क्षेत्र है तो उसको घोषित कर सकता है। अपराध जो इस तरीके के मामले होते हैं उनमें धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 438 के प्रावधान लागू नहीं होते और इस तरीके के मामलों में जो अन्वेषण है वो उप पुलिस अधीक्षक से छोटी रैंक का अधिकारी नहीं करेगा और उसे रिपोर्ट लीक करने के पहले किसी तरीके की जांच की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरीके का अपराध दर्ज किए जाने के पश्चात वह किसी भी समय जरूरी होने पर अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इस तरीके के मामलों में अर्थात इस अधिनियम के मामलों में कोई भी अपराधी को धारा 360 के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है अर्थात 18 वर्ष से अधिक का अपराधी है तो उसे परिवीक्षा अधिनियम का भी लाभ इस तरीके के अपराध के मामले में नहीं दिया जाएगा। इस अधिनियम के संबंध में केंद्र सरकार धारा 23 के तहत राजपत्र में सूचना द्वारा जो भी प्रयोजन हो उसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार रखती है। इस संबंध में धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 1995 में प्रावधान लागू किए गए हैं और मध्य प्रदेश राहत नियम 2015 द्वारा पीड़ितों को सहायता राशि के संबंध में उपबंध किया गया है। इस मामले के फरियादी रिपोर्टकर्ता साक्षी को जांच के क्रम में अन्वेषण के अधीन उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता और जो भी नुकसान होते हैं उसको नगद राशि में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अदालत में उपस्थित होने पर उन्हें जो भी यात्रा भत्ता और जो भी खर्च हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस तरीके के मामले में फरियादी पक्ष के साथ और विशेष प्रावधान किया गया है कि जमानत या अन्य किसी तरीके के आवेदन अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उसको सुनवाई के लिए पहले सूचना दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इस तरीके के अधिनियम की वास्तव में क्या स्थिति होती है न्यायालय में। वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं इस तरीके के कानून का पूर्णतः दुरुपयोग हो रहा है। इस तरीके के मामलों में लोग विद्वेष या दूसरे आदमी को नीचा दिखाने या राजनीतिक व्यक्ति अपने विरोधी के खिलाफ या अन्य व्यक्ति साजिश के तहत शासन से प्राप्त होने वाली राशि के लिए इस कानून का पूर्णतः दुरुपयोग करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। इस कानून का उपयोग जिस मंशा से किया गया था उसके विपरीत सामान्य जन के साथ इस अधिनियम के कारण लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। उसका मेन कारण ये भी है कि इस तरीके के अधिनियम में जो राशि शासन द्वारा पीड़ित को दिए जाने का प्रावधान किया गया है वो करीब 75,000 से करीब 8,25,000 रुपये तक की है और कुछ मामलों में तो शिकायत और चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि के पश्चात 50% राशि दे दी जाएगी और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश होने पर 50% राशि दे दी जाएगी और कुछ मामलों में शिकायत दर्ज होने पर 25% राशि दे दी जाएगी, 50% राशि अभियोग पत्र पेश करने पर दे दी जाएगी और विचारण न्यायालय द्वारा सजा होने पर 25% राशि दे दी जाएगी। इस तरीके के जो आर्थिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
ऐसा सामान्य जन का भी कहना है। और जो कानून के जानकार हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो भी व्यवस्था को सही संचालन में विश्वास रखते हैं, उनका भी कहना है कि इस तरीके के कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इससे सामान्य जन का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। अभी कई मामले देखे गए हैं जिसमें इस अधिनियम के प्रावधानों का गलत तरीके से उपयोग करने के कारण जो व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई है, उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। इसमें बहुत से मामले हैं, कुछ चर्चित मामले हैं। एक चिकित्सक ने जो किसी अधीनस्थ कर्मचारी के कार्य के संबंध में नोटिस देता है, तो उस संबंध में वह संबंधित कर्मचारी जो कि महिला थी, वह उस चिकित्सक के खिलाफ धारा 354 और अन्य के तहत अपराध दर्ज कर देती है। वह व्यक्ति सामाजिक और अन्य तरीके से अपने आप को जलील होता हुआ पाता है और अपने आप को सुसाइड कर लेता है। इसी तरीके से कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ धारा 354 और 376 के मामले जो भी उनसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं उनके माध्यम से किए गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। और इस संबंध में अन्य वीडियो में मैं अन्य चर्चा करूंगा। फिलहाल इस अधिनियम के जो विशेष प्रावधान थे उन पर चर्चा की है और इस कानून के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उसके संबंध में चर्चा की है और जो सामान्य जन के विचार हैं और जो मैंने अनुभव में पाया है वह चर्चा की है। इस चर्चा के संबंध में कोई भी बात या विषय या प्रश्न है, उसके संबंध में आप कमेंट करिए और अन्य जानकारी के लिए इस चर्चा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में उचित और तर्कसंगत बातें ही करिएगा। धन्यवाद।